हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी अनिवार्य जो विषय है 12 कक्षा 12 है उसका हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल प्रश्न पत्र, उसका हल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कितने प्रश्न आएंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, बोर्ड परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में आज का वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के और वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। सबसे पहले आपके आएगा खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए हुए होंगे, उसमें से आपको उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले है अपठित गद्यांश। इस गद्यांश में से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अभय सदय के प्रश्न होंगे। जैसे पहला प्रश्न इसमें है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देखना है। तो ये जब गद्यांश हम पढ़ते हैं, इसकी PDF है, वो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी PDF है, वो आप वहाँ से जा कर के इसको मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो था, इसका जो शीर्षक है वो राम काव्य, एकदम सही जचता है 4 ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, राम काव्य। अगला है निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है, यहाँ जब इसमें हम देखेंगे कि कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है तो कौन सा है, रामचरित रामायण, ये इसका सही उत्तर है। तो दूसरे का हो जाएगा रामचरित रामायण। तीसरा है निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो ये देखिए, रीतिकाल के, रीतिशास्त्र या रीतिशास्त्र या रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है, वो है राम प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ब, राम प्रकाश। अगला है रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है। तो रामचंद्रिका काव्य भी इसमें लिखा हुआ है, ये रहा, महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है। तो केशव इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है स, केशव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है। तो ये वो जो संवाद रूप में लिखा गया है, ये अंतिम पंक्ति है, रामायण महानाटक है जो संवाद रूप में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया रामायण महानाटक। अगला है निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। तो इस पैराग्राफ में जो है तुलसीदास, केशव और हरदाराम, इन तीनों का वर्णन मिलता है। सूरदास है वो कृष्ण के भक्त थे, राम भक्त नहीं थे, इसलिए सही उत्तर हो गया द, सूरदास। अच्छा, अगले इसके बाद में जो अगला जो है वो है अपठित गद्यांश। गद्य भाग जो है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हो गद्य में से। इसमें से आपको उत्तर देखने हैं। तो पहला है राम की माता उन्हें क्या कहती थी। तो वो कहती थी राजीव नयन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ, ये रहा, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो इस तरह से आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हो। तो पहले में आ जाएगा स, राजीव नयन। दूसरा है राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। तो इसका दूसरा नहीं है, 8वां है वैसे प्रश्न। तो 8वें में जो है ये इसका सही उत्तर होगा स, महाशक्ति। अगला है राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। तो राम ने रावण को पराजित करने के लिए, इसका सही उत्तर ये आपको पता ही है। अगला है 2 नील कमल है शेष अभी। राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं। तो ये नेत्रों की बात है कर रहे हैं यहाँ, नेत्र, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला है नीलकमल शब्द में अलंकार कौन सा है। तो वो है उपमा अलंकार, इसका सही उत्तर होगा। नयन शब्द के पर्यायवाची कौन से है। तो नेत्र, आँख, चक्षु, ये इसका सही उत्तर है। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि इसमें चरण का मतलब पैर होता है, कर का मतलब हाथ होता है, यहाँ चरण का मतलब पैर होता है, तो बाकी तो चलेगा, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उत्तर सही आएगा। अच्छा, ये 12 प्रश्न, 6 प्रश्न गद्यांश में से, 6 जो है प्रश्न है पद्यांश में से आए हैं आपके अभय सदय वाले बहुविकल्पात्मक। इसके बाद में आएंगे रिक्त स्थान के। रिक्त स्थान में से पहला व्याकरण के हैं। जिस भाषा को बालक अपनी माँ और परिवार के द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं मातृभाषा। पहले में आ गया मातृभाषा। दूसरा है हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तीसरा है मेरा घर गंगा पर है। इसमें शब्द शक्ति कौन सी। अब देखो, गंगा पर है का मतलब क्या, गंगा नदी के ऊपर कोई घर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, गंगा के पास में ही है, कहने का मतलब उसका ये है लक्षणा, इसलिए ये शब्द शक्ति होगी लक्षणा। अगला है शब्द की जिस शब्द शक्ति से शब्द के साधारण या लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है। तो कौन सी शब्द शक्ति है वो। तो चौथे में हो गया अभिधा, अभिधा।
अभिधा शब्द शक्ति है। अगला है मैं निर्जरोदन में राग लिए फिरता हूँ। अब एक तरफ तो ये रो रहा है, एक ये संगीत की राग लेकर के घूम रहा है। इनमें दोनों में विरोधाभास होने के कारण ये विरोधाभासी अलंकार, इसके कथन में विरोधाभास होने के कारण विरोधाभासी अलंकार है। 5वें में आ जाएगा रिक्त स्थान में विरोधाभासी। अब इसमें भय की पुनरावृत्ति हो रही है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बिसारी है। तो भय वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति। तो इसमें हो गया आवर्ती रिक्त स्थान में। एक और है इसमें रिक्त स्थान, आवर्ती के कारण फिर एक और रिक्त स्थान है। तो दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा अनुप्रास। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास। जब बार बार किसी शब्द किसी अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो वो अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, इसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 1-1 अंकों के ये प्रश्न है लघुतरात्मक। जैसे पहले परिभाषिक शब्द, अंग्रेजी के शब्द, उनके अर्थ बताने हैं। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। दूसरा है एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप, है ना, आरोप लगाते हैं ना, उसको कहते हैं एक्यूज। अगला है संक्षेप शब्द का परिभाषिक शब्द लिखिए। ये है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। अगला है मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? वो था इंदर सेना। अगला है फीचर लेखन क्या है? तो देखो, फीचर लेखन है जब कोई लेखक किसी घटना को बहुत ज़्यादा सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है और जिससे उसका स्वरूप पूर्ण तरह से स्पष्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं फीचर। अगला है किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में समाई हुई थी? तो वही कुर्ते पजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोली टोपी पहने हुए और पाँव में देसी खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में एक छड़ी लिए सुबह की सैर करता। किशनदा की छवि जो है वो यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया या व्यंग्यात्मक कहते थे? वो कहते थे समहाउ इम्प्रायर, समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर, यानी जो हुआ वो हुआ होगा, इस तरह से वाक्यों का प्रयोग करते थे। अगला है पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? तो क्योंकि शिक्षकों के अपनापन का व्यवहार होता था, उस कारण से, और वसंत पाटिल से जब दोस्ती हुई, उस कारण से आनंद जो यादव था यानी लेखक था, उसका विश्वास पाठशाला में ज़्यादा बढ़ने लगा। जूझ पाठ है आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? तो ये एक मराठी उपन्यास है जिसका नाम है वो जूझ है ना, यह आनंद यादव के द्वारा लिखित है। इसके बाद में लेखक को कब लगा कि उनके नए पर निकल आए हैं जूझ कहानी के आधार पर? तो इसमें जब मास्टर ने जब लेखक से पाठशाला के एक समारोह में कविता का पाठ करवाया, तो उसके यूं लगा कि मुझे मेरे पंख निकल आए हैं, उसके नए पंख निकल आए हैं, लेखक को लगा जब उसे कविता पाठ कराया गया एक समारोह में। अगला है कुंवर नारायण की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो 2 रचनाएं, एक तो है चक्रव्यूह है और एक है, पहला तो है चक्रव्यूह है, दूसरा है अपने सामने। ये 2 इनके रचनाएं हैं। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब हुआ? ये तो हुआ 1907 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के, जिसको हम यूपी बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के दुबे का बलिया ज़िला है एक, दुबे का बलिया, इस ज़िले के एक गांव है जिसका नाम है छपरा। छपरा गांव में, दुबे का बलिया ज़िले के छपरा गांव में हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। इसके बाद में खंड ब है। देखो, प्रिंट माध्यम की 2 कमियों के बताइए कौन कौन सी। एक तो ये अनपढ़ों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि प्रिंट माध्यम का मतलब अखबार जैसे प्रिंट मीडिया है ना, छप कर के आता है। प्रिंट का मतलब छप कर के आता है, तो छप कर के आने वाले तो मीडिया है, जो प्रिंट माध्यम है, वो तो किसी प्रकार के काम का ही नहीं है जो अनपढ़ है उनके लिए। तो एक तो है अनपढ़ या निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है, ये एक सबसे बड़ी कमजोरी। एक निश्चित टाइम में, निश्चित संख्या में ये छप सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इनमें तो क्रिकेट का जो वर्णन आता है, मैच आता है, वो तो लगातार चलता है, लेकिन यानी तुरंत घटी घटनाओं का वर्णन आ जाता है। लेकिन अखबार जो होता है उसमें आपको पता है अगले दिन आता है, तुरंत नहीं छपता, टाइम लगता है उसको छपने में भी। तो ये प्रिंट माध्यम की 2 कमियाँ हो गई। अगला हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। अब आपको पता है इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन होता रहता है, तो इनका जो समाचार पत्रों का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से जब होता है तो वो इंटरनेट पत्रिका कहलाती है। तो इसमें इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सामग्री है, कोई लेख है, फीचर है, झलकियाँ है, चर्चा परिचर्चा है, इन सब के माध्यम से अगर वो ये कार्य बखान होता है तो वो नेट पत्रकारिता होती है। अगला है खेलों के और रुझान, इस विषय पर आलेख तैयार करना है। आपको पता है ये खेल है मनुष्य के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो आज खेलों को शिक्षा के साथ में जोड़ दिया गया है, खेलों की ओर रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारतीय लोगों ने अनेक खेलों में पदक हासिल किए हैं। खेलों के बारे में थोड़ा वर्णन इस प्रकार से आप कर देंगे तो ये एक संक्षिप्त आलेख तैयार हो जाएगा। अगला है कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना। आपको पता है कि भाई दीन दुखियों की पीड़ा है, कोई वो बेचने की चीज़ नहीं है, यानी केवल दूरदर्शन की प्रसार संख्या को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से किसी की पीड़ा का प्रदर्शन करना है वो सही नहीं है, ये लिखेंगे आप इसमें। अगला है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कविता क्या है, बच्चे जैसे खेलते समय किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहते, अलग अलग जगह पर कूदते फिरते रहते हैं, उसी प्रकार से कविता भी शब्दों का खेल है। सभी वर्गों के भाव विचार सुख दुख इत्यादि सभी का चित्रण है वो कविता के माध्यम से होता है, यानी बच्चे और कविता दोनों ही मानव एकता का संदेश देने वाले होते हैं। अगला है भगत जी पर बाबू का जादू नहीं चलता, क्यों? अब भगत जी है वो कोई लोभ में है नहीं, बाज़ार में तो माल बिछा रहता है, लेकिन भगत जी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीदने के बाद में बाज़ार में कोई रुचि नहीं रखते। बस केवल बाज़ार है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए, उसके बाद में उनका कोई महत्व नहीं है। अगला है भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कैसे स्पष्ट कीजिए। अब भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के कहती है कि भक्तिन पर एक के बाद एक संकट आए, उसका दुर्भाग्य कम नहीं हो रहा था, लगातार संकट आए थे। उसकी बेटी है वो विधवा हो गई, फिर जेठ के बेटे ने षड्यंत्र करके उसकी विधवा बेटी का अपने आवारा साले से उसका विवाह करवा दिया। अब घर की आमदनी भी घटती गई, लगान भी जमा नहीं हुआ और ज़मींदार ने भी उसको धूप में खड़ा करके अपमानित किया था और अंत में वो उसको गांव छोड़कर शहर में जाना पड़ा। तो ये सब भी है, उसके कष्ट दुनिया में लगातार कम नहीं हो रहे थे, यानी उसका दुर्भाग्य अभी कम हटी नहीं था। अगला है यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद क्यों नहीं था। अब जो अपनी लुगाई से संतुष्ट नहीं हो वो तो घर जल्दी नहीं लौटना चाहेंगे। तो यशोधर बाबू भी अपनी गृहस्थी से प्रसन्न नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, अपने बच्चों और पत्नी के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से वो दुखी रहते थे। इस कारण से वो जल्दी घर जब आ जाते तो उनके विवाद होने की, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनी रहती थी, तो इसलिए उन विवाद से बचने के लिए वो देरी से घर लौटते थे। अगला प्रश्न है यदि आप दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की कैसे मदद करते हैं। अब जैसे लेखक नहीं आया वैसे ही करते, वो उनको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजने के लिए दादा को कहने के लिए कहा और कुछ शर्तों के साथ लेखक विद्यालय जाने लगा। हम भी दत्ताजी राव की जगह होते तो हम भी यही करते, लेखक के दादा को पढ़ाई के लाभ बता करके समझा करके लेखक को उसको भेजने के लिए राजी कर देते। अच्छा, इसके बाद में जो प्रश्न आएंगे खंड स में, अभी जो ये प्रश्न थे ये 2-2 अंकों के, खंड ब के जो ये प्रश्न है 40 शब्दों में इनकी उत्तर देने आपको, ये 2-2 नंबर के प्रश्न है। ये कितने प्रश्न आप देख सकते हैं, 4 से लेकर के 12 तक। उसके बाद में खंड स जो है इसमें 3-3 नंबर के 250 शब्दों में उत्तर है। ये उत्तर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप प्रश्न देख सकते हो, इसकी PDF भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा आपको। अच्छा, इसके बाद में ये कुछ प्रश्न है 16 तक। इसके बाद में आपकी आएगी व्याख्या। व्याख्या जो है वो 2+4 यानी 2 नंबर का प्रसंग और फिर 4 नंबर की आपकी व्याख्या है। तो सबसे पहले पद्यांश की व्याख्या, आपके पद्यांश की है जो प्रसंग व्याख्या है 2+4। तो संदर्भ और प्रसंग आप लिखेंगे इसमें। जैसे पहला है मैं निज रोदन के लिए राग लिए फिरता हूँ, ये जो है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है आत्म परिचय, उससे ये लिया गया है। इसको याद कर लेना भाई आप, पाठ और उनका लेखक कौन है। तो आत्म परिचय जो है उनकी रचना है, ये किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, आपने जानते होंगे। अच्छा, अगला है जन्म से ही, ये जो दूसरा जो दिया हुआ है इसमें, तो इसमें जो लेखक जो हैं उनका नाम जो है वो कवि हैं, इसके कवि है आलोक धनवा, इसके कवि हैं आलोक धनवा। अच्छा, इनकी जो कविता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पतंग, इस कविता से ये लिया गया है। अच्छा, इसके बाद में अगला है गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश था ऊपर, तो ये गद्यांश है 2+4 = 6, इसकी व्याख्या करनी है। तो प्रसंग में आपको इसमें भी बता दूँ, पहला जो है वो है काले मेघा, पानी दे, काले मेघा पानी दे, इससे यह लिया गया है। अभी इसको पढ़ेंगे तो ये इसके लेखक जो है वो है धर्मवीर भारती। दूसरा जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु वाला है, देखिए जी हाँ, ये लिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु। इसके जो इसका नाम जो है वो है पहलवान की ढोलक, रचना का नाम है पहलवान की ढोलक। अच्छा, इसके बाद में आपके प्रश्न है, एक तो निविदा का है,
और एक है पैटर्न है विज्ञप्ति का, निविदा और विज्ञप्ति, ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में एक ये 4 अंक का आएगा। उसके बाद में निबंध है, आपको 300 शब्दों में लगभग लिखना होगा। 5 अंक का निबंध होगा, 4 दिए होंगे, उनमें से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। धन्यवाद।